हाय, लग रहा है कि प्राइमरी मार्केट बड़े ही बिजी शेड्यूल की ओर बढ़ रहा है। इस हफ्ते डीसीएक्स सिस्टम्स के बाद 3 और वेरिएड इंडस्ट्रीज की कंपनीज अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेके आ रही हैं। माइक्रो फाइनेंस लेंडर फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड जो मेदांता ब्रांड के अंडर हॉस्पिटल्स ऑपरेट करती है, और बीकानेरी भुजिया एंड नमकीन बनाने वाली बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड। इस वीडियो में हम इन्हीं 3 आईपीओs के बारे में बात करने वाले हैं, तो बिना ज्यादा देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरुआत करते हैं फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड से। इस कंपनी का आईपीओ 2 नवंबर यानी कि आज से ग्रो ऐप पे ओपन हो चुका है और आप 4 नवंबर यानी कि फ्राइडे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी इस आईपीओ के थ्रू अपने ऑपरेशंस के लिए फंड रेज करना चाहती है और साथ ही साथ अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट देना चाहती है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जो एसएमईज यानी कि स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड महिलाओं को स्मॉल स्केल पर लोन्स की सर्विस प्रोवाइड करती है। माइक्रो फाइनेंस दरअसल फाइनेंशियल सर्विसेज का ही एक सेगमेंट है जो लो इनकम के लोग या फिर स्मॉल बिजनेस को मेनली माइक्रो क्रेडिट या फिर छोटे लोन्स की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कंपनी का एक्सटेंसिव और जियोग्राफिकली डाइवर्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उन्हें रिमोट एरियाज में कस्टमर्स को लास्ट माइल कनेक्टिविटी ऑफर करने में मदद करता है। एज ऑफ 31 मार्च 2022 कंपनी ने इंडिया के अक्रॉस सिग्निफिकेंट फुटप्रिंट अचीव किया है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस 934 ब्रांचेस, 330 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 18 स्टेट्स और 8,716 परमानेंट एम्प्लॉइज के साथ 2.79 मिलियन एक्टिव बोरोअर्स को रीच करने में कामयाब रही है। कंपनी के 93.2% क्लाइंट्स रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। कंपनी ज्यादातर अपनी लोन्स और सर्विसेज नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में दे पाई है बिकॉज कंपनी के टोटल ब्रांच नेटवर्क्स में से 36.4% नॉर्थ इंडिया में है और 31.9% ब्रांचेस ईस्ट इंडिया में है। इनफैक्ट अगर कंपनी के टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 6,785.97 करोड़ रुपीस में से ऑलमोस्ट 75% नॉर्थ और ईस्ट इंडिया से आता है। अगर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आज रूरल पॉपुलेशन जीडीपी में अराउंड 47% कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन उसी टाइम पर रूरल एरिया से आने वाली बैंक डिपॉजिट्स टोटल बैंक डिपॉजिट्स का सिर्फ 11% है। रूरल बैंक क्रेडिट टोटल बैंक क्रेडिट का सिर्फ 9% है। ये इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी अनटैप ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को दिखाता है। पिछले 6 सालों में बैंक क्रेडिट अकाउंट्स अर्बन एरियाज में 17% सीएजीआर से और रूरल एरियाज में 14% के सीएजीआर से ग्रो हुए हैं। कंपनी के लिए एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने रिसेंटली वॉरबर्ग पिंकस और क्रिएशन इन्वेस्टमेंट्स जैसे इन्वेस्टर्स को ऑन बोर्ड किया है। इससे उनको मिलने वाला कैपिटल सपोर्ट काफी स्ट्रांग हो गया है। चलिए अब कंपनी की की स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं। कंपनी के लिए एक की पॉजिटिव पॉइंट है उनका ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, कंपनी का बिजनेस 18 स्टेट्स में 377 डिस्ट्रिक्ट्स के अक्रॉस फैला हुआ है। इससे कंपनी को एक पर्टिकुलर स्टेट या फिर रीजन के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल या एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स से लड़ने में मदद मिलती है। फ्यूजन की एक और स्ट्रेंथ है उनकी टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑपरेशंस। कंपनी मोबाइल से ही कस्टमर्स को ऑन बोर्ड कर पाती है। इसके अलावा कंपनी पेपरलेस लोन प्रोसेसिंग, रियल टाइम एप्लीकेशन ट्रैकिंग यूजिंग बारकोड्स, रियल टाइम क्रेडिट चेक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी अपने ऑपरेशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और मशीन लर्निंग यानी कि एमएल जैसे मैकेनिज्म्स को इंटीग्रेट करने वाली वन ऑफ द फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है। अब बात करते हैं कंपनी की वीकनेसेस या उसके चैलेंजेस के बारे में। कंपनी के कस्टमर्स की क्रेडिट प्रोफाइल एक कंसर्न का रीजन हो सकती है। कंपनी के पूरे पोर्टफोलियो में एक सिग्निफिकेंट पार्ट जाता है बिलो एवरेज क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल वाले क्लाइंट्स को। इनमें टिपिकल बोरोअर्स, कैटल ओनर्स, वेजिटेबल वेंडर्स, टेलर्स, टी शॉप ओनर्स, प्रोविजन स्टोर्स वाले रहते हैं। इसलिए इकोनॉमिक स्लोडाउन जैसी सिचुएशंस कंपनी को काफी अफेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा आरबीआई द्वारा किए गए इंटरेस्ट रेट हाइक्स अगर कंपनी अपने कस्टमर्स तक ट्रांसफर नहीं कर पाती तो कंपनी के मार्जिन्स इंपैक्ट हो सकते हैं। तो आइए एक बार नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। आपको जो ये फिगर्स दिख रहे हैं ये क्रोर्स में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। टोटल रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 20 में 730.3 था, जो फाइनेंशियल ईयर 21 में इंक्रीज होकर 873 पे आ गया और फाइनेंशियल ईयर 22 में हमें फिर से एक राइज देखने को मिल रहा है और ये 1201.3 पे आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो इसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है ओवर द इयर्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइनेंशियल ईयर 20 में 69.6 था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 में गिर के 43.9 पे आ गया और फाइनेंशियल ईयर 22 में और ज्यादा गिर के ये 21.75 पे आ गया। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 43%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.81%, ईपीएस है 2.58 का, कंपनी का पीई है 142.6 का और इंडस्ट्री का पीई है 25.4 का, जिसमें काफी बड़ा गैप देखने को मिल रहा है हमें। डेट टू इक्विटी की बात करें तो ये है 1.2 विच इज क्वाइट मैनेजेबल। आरओई की बात करें तो ये 1.68% है, आरओसीई 8.14% है, 3 ईयर सेल्स CAGR 34.2% है और 3 ईयर प्रॉफिट CAGR -24.53% है। इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 2 नवंबर 2022, आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 4 नवंबर 2022 और इसकी लिस्टिंग डेट है 15 नवंबर 2022। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 350 से 368 रुपीज का और लॉट साइज है 40 शेयर्स का। इस आईपीओ का इशू साइज है 1104 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू है 600 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 504 करोड़ रुपीज का। दूसरी कंपनी जिसकी आज हम बात करेंगे वो है बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल। बीकाजी का आईपीओ 3 नवंबर यानी कि थर्सडे को ओपन हो रहा है और आप 7 नवंबर यानी कि मंडे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। और ये आईपीओ एक प्योर ऑफर फॉर सेल इशू है, जिसके प्रोसीड से कंपनी अपने प्रोमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट देना चाहती है। बीकाजी फूड्स इंडिया की 3rd लार्जेस्ट एथनिक स्नैक कंपनी है। कंपनी ने अपनी प्रेजेंस इंटरनेशनल मार्केट्स में भी स्टैब्लिश कर ली है, जहां वो इंडियन स्नैक्स और स्वीट्स सेल करते हैं। कंपनी के पास 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जिनमें से 5 बीकानेर राजस्थान में है, 1 गुवाहाटी असम में, 1 टुमाकुरू कर्नाटका में, 1 मुजफ्फरपुर बिहार में, 1 कोलकाता वेस्ट बंगाल में और 1 कानपुर यूपी में है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी की प्रेजेंस देश के चारों दिशाओं के मार्केट्स में बन चुकी है। इनकी प्रोडक्ट कैटलॉग में कुछ मेजर सेगमेंट्स इस तरह से हैं: भुजिया, नमकीन, पैकेज स्वीट्स, पापड़, वेस्टर्न स्नैक्स, अदर स्नैक्स जिसमें फ्रोजन फूड, मठरी और कुकीज इंक्लूडेड हैं, और लास्टली अदर्स जिसमें प्राइमरली उनके मुंबई बेस्ड रेस्टोरेंट की सेल्स आती हैं। एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 बीकाजी के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो लगभग 70% रेवेन्यू उनका भुजिया और नमकीन से आता है, 20% स्वीट्स और पापड़ से और बाकी के 10% वेस्टर्न स्नैक्स, अदर स्नैक्स और अदर्स से आता है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी बीकानेरी भुजिया की सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर रह चुकी है। उसी फिस्कल में बीकाजी हैंडमेड पापड़ की 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर भी रही है। बीकाजी ने पिछले कुछ सालों में इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी प्रेजेंस को कंसोलिडेट कर दिया है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के एक्सपोर्ट्स ने उनके रेवेन्यू में लगभग 4% का कंट्रीब्यूशन किया था और इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में ही उन्होंने 21 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाया है। अगर हम ऑर्गेनाइज इंडियन सेवरी स्नैक्स और स्वीट्स इंडस्ट्री की बात करें, जिसमें बीकाजी ऑपरेट करती है, तो एक्सपेक्टेड है कि वो 2026 तक 15% CAGR से ग्रो करेगी। वेस्टर्न स्नैक्स फिलहाल 57% मार्केट शेयर के साथ ऑर्गेनाइज इंडियन सेवरी स्नैक्स मार्केट को डोमिनेट करते हैं, जबकि एथनिक नमकीन और स्नैक्स का कंट्रीब्यूशन 26.9% है और एथनिक भुजिया का 15.9%। और जब अगर हम बीकाजी को एनालाइज करते हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल ये है कि ऑर्गेनाइज इंडियन एथनिक नमकीन और स्नैक्स मार्केट फाइनेंशियल ईयर 26 तक 16% के CAGR से ग्रो करेगा और ऑर्गेनाइज इंडियन एथनिक भुजिया मार्केट 15% के CAGR से। बीकाजी ने ओवर द इयर्स अपने रेवेन्यूज और अर्निंग्स में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। कंपनी ने अपने रेवेन्यू को पिछले 3 फिस्कल ईयर्स में 22.25% के CAGR से ग्रो किया है और उसी दौरान उनके प्रॉफिट्स भी 16.13% CAGR से इंक्रीज हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी ने उनके ऑलमोस्ट सभी सेगमेंट्स में कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाई है। चलिए अब कंपनी की स्ट्रेंथ्स के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। इंडियन टेस्ट पैलेट की बारीकी से समझ रखने वाली बीकाजी की एक बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज। इस कैपेबिलिटी की वजह से कंपनी के पास 300 से ज्यादा इंडियन स्नैक फूड्स और स्वीट्स का एक डाइवर्सिफाइड और कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो है। ओवर द इयर्स बीकाजी ने लार्ज पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा कर दिया है। एज ऑफ 30 जून 2022 कंपनी के पास 6 डेपोज, 38 सुपर स्टॉकिस्ट, 416 डायरेक्ट और 1965 इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क है, जिसके थ्रू वो इंडिया के 23 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज को केटर कर पाते हैं। सुपर स्टॉकिस्ट बेसिकली FMCG सप्लाई चेन में कंपनीज और रिटेलर्स के बीच की एंटिटी है, जिसके अंडर और भी सब या रूरल स्टॉकिस्ट रहते हैं। सुपर स्टॉकिस्ट कंपनी से प्रोडक्ट्स खरीदती है और फिर अपने अंडर के सब स्टॉकिस्ट को बेचते हैं और ये सब स्टॉकिस्ट फिर आगे जाके रिटेलर्स को वो प्रोडक्ट सेल करते हैं। कंपनी का मानना है कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एस्टैब्लिश करने में जो मार्केट नॉलेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और टाइम लगता है, वो उनके कंपेटिटर्स के लिए एक सिग्निफिकेंट एंट्री बैरियर साबित हो सकता है। अब बात करते हैं कंपनी की वीकनेसेस या चैलेंजेस के बारे में।
कंपनी के लिए एक थ्रेट है इनका हाई ज्योग्राफिकल रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन। पिछले 3 सालों से बीकाजी के लगभग 70% से ज्यादा रेवेन्यूज राजस्थान, असम और बिहार से आते हैं। कोई भी एडवर्स सोशल, पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट से या फिर नेचुरल कैलामिटीज कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती हैं। बीकाजी इंडिया कई डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल कंपनी से इंटेंस कंपटीशन फेस कर रही है और ये कंपटीशन आगे जाके और ज्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है। कंपनी कुछ पुराने प्लेयर्स जैसे कि हल्दीराम, बालाजी वेफर्स, प्रताप स्नैक्स, डीएफएम फूड्स और पेप्सी जैसे प्लेयर्स से compete करती है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी का एक बड़ा कंपेटिटर हल्दीराम्स के फाउंडर्स बीकाजी के प्रमोटर्स के रिलेटिव्स भी हैं। इसके अलावा अगर कोई और डीप पॉकेटेड प्लेयर्स इस मार्केट में एंटर करते हैं विद सिग्निफिकेंटली ग्रेटर रिसोर्सेज या कैपेबिलिटीज टू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, तो कंपनी के मार्जिन्स पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स पे एक बार नजर डालते हैं। ये जो चार्ट आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, इस चार्ट में सारे फिगर्स क्रॉर्स में दिए गए हैं। आप सबसे पहले टोटल रेवेन्यू के फिगर पे नजर डालें तो जैसे कि आप देख सकते हैं ओवर द इयर्स रेवेन्यू में हमें एक स्टेडी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। टोटल रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 20 में 1082.9 से इंक्रीज होके फाइनेंशियल ईयर 21 में 1322.2 पे आ गया और ये फाइनेंशियल ईयर 22 में 1621.4 पे। अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो ये पहले इंक्रीज हुआ है और बाद में हमें इसमें एक डिक्लाइन दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर 20 में ये 56.3 था, फाइनेंशियल ईयर 21 में इंक्रीज होके 90.3 पे आ गया और फिर फाइनेंशियल ईयर 22 में एक डिक्लाइन आया है जो कि ये 76 करोड़ पे आ गया। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 7%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.69%, ईपीएस है 36.91 का, पीई रेशियो है 8.12 और इंडस्ट्री का पीई है 55.8। इसमें भी हमें एक गैप देखने को मिल रहा है। अगर हम डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.17, आरओई की बात करें तो 9.5%, आरओसीई है 13.89%, 3 ईयर सेल्स सीएजीआर है 21.62% और 3 ईयर प्रॉफिट सीएजीआर है 14.3%। इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 3 नवंबर 2022, इसकी क्लोजिंग डेट है 7 नवंबर 2022 और इसकी लिस्टिंग डेट है 16 नवंबर 2022। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 285 से 300 रुपीज और इसका लॉट साइज है 50 शेयर्स का। इसका इशू साइज है 881.22 करोड़ का, जिसमें पूरा का पूरा ये ऑफर फॉर सेल है। ये तो हो गई बात बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड की। आखिरी कंपनी जिसकी आज हम बात करेंगे वो है ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड। ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड का आईपीओ भी 3 नवंबर यानी कि थर्सडे को ओपन हो रहा है और आप 7 नवंबर यानी कि मंडे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी इस आईपीओ के थ्रू अपने बोरोइंग्स का रीपेमेंट और साथ ही साथ अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट देना चाहती है। ग्लोबल हेल्थ बेड कैपेसिटी और ऑपरेटिंग रेवेन्यूज के मामले में नॉर्थ और ईस्ट इंडियन रीजन्स में देश की लार्जेस्ट प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी टर्शरी केयर प्रोवाइडर्स में से एक है। टर्शरी केयर के अंडर हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स जैसे कि न्यूरोसर्जरी, ट्रांसप्लांट्स एंड सिक्योर फोरेंसिक मेंटल हेल्थ सर्विसेज आती हैं। ग्लोबल हेल्थ की स्पेशलिटीज कार्डियोलॉजी और कार्डियक साइंस, न्यूरो साइंसेज, ऑन्कोलॉजी, डाइजेस्टिव साइंसेज, ऑर्थोपेडिक्स, लिवर ट्रांसप्लांट और किडनी एंड यूरोलॉजी जैसे एरियाज में है। मेदांता ब्रांड के नाम से ऑपरेट होने वाली इस कंपनी के पास गुरुग्राम, इंदौर, रांची, लखनऊ और पटना जैसी सिटीज में 5 हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है। साथ ही में एक और हॉस्पिटल नोएडा में जल्द ही खुलने वाला है। कंपनी के पास 2467 बेड्स की कैपेसिटी है विद ओवर 1300 डॉक्टर्स। कंपनी के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखें तो वो काफी डाइवर्सिफाइड है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हार्ट इंस्टीट्यूट सेगमेंट ने कंसिस्टेंटली कंपनी के रेवेन्यूज में 20% प्लस का कंट्रीब्यूशन दिया है। अब अगर हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा रिलीज किया हुआ हेल्थ केयर बजट फाइनेंशियल ईयर 11 और फाइनेंशियल ईयर 23 के बीच 11% सीएजीआर से इंक्रीज हुआ है, लेकिन फिर भी इंडिया में हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर बाकी कंट्रीज के हिसाब से काफी कम रहा है। और इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में भी इंप्रूवमेंट की काफी ज्यादा जरूरत है। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया की बेड कैपेसिटी बाकी कंट्रीज से काफी कम है। हालांकि क्रिसल रिसर्च का अनुमान है कि इंडियन हेल्थ केयर डिलीवरी इंडस्ट्री फाइनेंशियल ईयर 22 और फाइनेंशियल ईयर 26 के बीच एक हेल्दी 13 से 15% सीएजीआर की ग्रोथ शो करेगी, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और इंक्रीजिंग अफोर्डेबिलिटी से ड्राइव होगी। चलिए अब कंपनी के की स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं।
कंपनी को इंडिया के जाने माने कार्डियक सर्जन्स में से एक माने जाने वाले डॉक्टर नरेश त्रेहान का गाइडेंस मिलता है। इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट हार्ट हॉस्पिटल्स में से एक एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के एस्टैब्लिशमेंट और मैनेजमेंट में डॉक्टर नरेश त्रेहान ने एक अहम भूमिका निभाई थी। अब वैसे तो 2021 में कोविड-19 की वजह से कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ मॉडरेट रहा था, लेकिन 2022 में हाई ऑक्यूपेंसी की वजह से रिकवरी काफी अच्छी रही। कंपनी के लखनऊ और पटना के हॉस्पिटल्स में ग्रोथ की वजह से कंपनी की डिपेंडेंसी उनके गुरुग्राम वाले हॉस्पिटल से रिड्यूस होती जा रही है। कंपनी के लिए एक और अच्छी बात है उनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल। कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है और क्रेडिट मैट्रिक्स भी कंफर्टेबल लेवल्स पे हैं। कंपनी का डेट टू एबिटा रेशियो 2021 में 3.91 से इंप्रूव होकर 1.76 हो गया है। अब बात करते हैं कंपनी की वीकनेसेस या चैलेंजेस के बारे में। कंपनी के लिए एक मॉनिटरेबल एस्पेक्ट है कंपनी की सब्सिडरीज। कंपनी की 2 सब्सिडरीज हैं और दोनों ही लॉस में हैं। MHPL ने फाइनेंशियल ईयर 22 और फाइनेंशियल ईयर 21 में और GHPPL ने फाइनेंशियल ईयर 20, फाइनेंशियल ईयर 21 और फाइनेंशियल ईयर 22 में लॉस इंकर किया था। चलिए अब नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसमें हमें पहले एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, उसके बाद एक अच्छा खासा इंक्रीज है। फाइनेंशियल ईयर 20 में ये 1554.26 से फिगर कम होके 1478.1 करोड़ पे आ गया। बट फाइनेंशियल ईयर 22 में इसमें एक जंप है और ये 2205.8 करोड़ पे आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसमें 36.32 का फिगर हमको फाइनेंशियल ईयर 20 में दिख रहा है, जिसमें एक डिक्लाइन आया और ये 28.8 करोड़ पे आ गया फाइनेंशियल ईयर 21 में। मगर जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 22 में एक अच्छी खासी रिकवरी है और ये 196.2 करोड़ पे आ गया। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 38%, नेट प्रॉफिट मार्जिन है 8.89%, EPS है 7.75 का, कंपनी का PE है 43.35 का और इंडस्ट्री का PE है 32.4 पे। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.5 का, ROE है 13.1%, ROCE है 16.3%, 3 ईयर सेल्स CAGR है 13.57% और 3 ईयर प्रॉफिट CAGR है 56.38%। इस IPO की ओपनिंग डेट है 3 नवंबर 2022, क्लोजिंग डेट है 7 नवंबर 2022 और इसकी लिस्टिंग डेट है 16 नवंबर 2022। इस IPO का प्राइस बैंड है 319 से 336 रुपीज का और इसका लॉट साइज है 44 शेयर्स का। इस IPO का इशू साइज है 2205.57 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 500 करोड़ और बाकी ऑफर फॉर सेल है 1705.57 करोड़ का। तो ये था आने वाले इन 3 IPOs का डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको ये रिमाइंड करवा दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रोकर टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.